आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जो आपके सामने ये पेपर दिखाई दे रहा है, ये पेपर है बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य की प्रथम बुक का। और जिस बुक का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, और इस बुक का कोड है HT01। और दोस्तों ये पेपर है जून एग्जामिनेशन 2021 का। और दोस्तों जो अभी जून एग्जामिनेशन 2022 आपको 7 तारीख को होगा, तो उस एग्जाम में जून एग्जामिनेशन 2021 का पैटर्न है, उसी पैटर्न के आधार पर जून 2022 का पेपर आएगा। और जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, इसी पेपर के पैटर्न के आधार पर आपके जून एग्जामिनेशन 2022 में पेपर आएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए, और जून 2000 एग्जामिनेशन 2022 में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र के जो भी प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको VMO से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, पेपर संबंधी मॉडल पेपर आपको सभी मिलते रहे। और दोस्तों VMO के ओल्ड पेपर वो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर ओल्ड पेपरों में से प्रश्न पूछे जाते हैं जून एग्जामिनेशन 2022 में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जून एग्जामिनेशन 2022 में पेपर 2 खंडों में आता है। पहला खंड में अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं और ब खंड में लघुरात्मक प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन एग्जाम कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर क्या है, ये आज की इस वीडियो में अभी जान लेते हैं। दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र का पहला सवाल है, वो वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव है वो है उत्साह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दूसरा, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा ये कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अलंकार के प्रकार लिखो। तो अलंकार के प्रकार को कोई भी लिखना है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय अलंकार। दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा है वर्णिक संध, और उसकी परिभाषा लिखनी है। तो और दोस्तों जिनमें शब्दों में केवल वर्णों की गणना की जाती है, तो उसे वर्णिक संध कहते हैं। दोस्तों VMO अब की बार जून एग्जामिनेशन 2022 में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि संध किससे कहते हैं। दोस्तों संध उसे कहते हैं जिसमें वर्ण, मात्रा, पद, यति के नियम अनुसार प्रयोग से युक्त रचना संध कहलाती है। तो संध पूछे कितने प्रकार के, तो दोस्तों संध होते हैं वर्णिक संध और मात्रिक संध। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के संध होते हैं। और इस प्रकार मात्रिक संध के बारे में, इस वर्णिक शब्द की जगह ये मात्रिक संध किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न आप जरूर पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चौथा प्रश्न है, भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार थी, ये आपको लिखनी है। तो दोस्तों भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियां, वो समाज, भारतीय समाज 2 भागों में विभाजित था। पहला वर्ग था राजा, सेठ और साहूकार और सामंतों का, और दूसरा वर्ग था किसान, मजदूर, दलित व राज्य और कर्मचारियों को। तो भक्ति काल की दोस्तों सामाजिक परिस्थितियां थी वो 2 प्रकार की थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। पहला का वर्ग शासित वर्ग, और दूसरा वर्ग है वो शोषित वर्ग। और दोस्तों 5वां सवाल है, सूरसागर के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों सूरसागर के रचनाकार थे वो सूरदास ही थे। दोस्तों 6वां प्रश्न है, रस खान कवि को रस की खान क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जून एग्जामिनेशन 2016-17 में 1-2 बार और पूछा गया है। तो रस खान कवि को रस खान इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, रस दोनों की प्रधान है, यानी रस खान कहा जाता है। इनके काव्य में जो रसों की सबसे अधिक प्रधानता है। और इनका रस खान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, और रस खान है इनका उपाधि या उपनाम है। दोस्तों प्रश्न संख्या है 7वां, आदिकालीन कवि संदर्भोदय के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम बताइए। तो दोस्तों आदिकालीन कवि संदर्भोदय के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है प्रतिरासो। दोस्तों इस बार इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि संदर्भोदय कौन था। तो दोस्तों संदर्भोदय था अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का मित्र, उसका सामंत या राज कवि था। दोस्तों प्रश्न संख्या है अखंड का लास्ट प्रश्न 8वां, रीति सिद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं। और दोस्तों रीति सिद्ध काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं, उनकी पत्नी या प्रेमिका को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। दोस्तों ये था जून एग्जामिनेशन 2021 का अखंड का प्रश्न पत्र के उत्तर। दोस्तों अखंड में आपको 8 प्रश्न पूछेंगे, 8 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने। अब दोस्तों चलते हैं बखंड। बखंड दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये बखंड है पूरे 56 नंबर का, अखंड है 14 नंबर का। इस प्रकार आपका कुल पेपर आता है वो आता है 70 नंबर। और दोस्तों ब खंड में आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं, और 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल करना है। और प्रत्येक शब्द के उत्तर की शब्द सीमाएं आपको 200 रखनी। आपको 200 से न से ज़्यादा पेज भरना। आप ज़्यादा भरोगे तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर नहीं देगा। और संबंधित 150 या 200 शब्द में आपका उसका उत्तर लिखना है ब खंड में।
और दोस्तों ब खंड में 2 पद्यांश आएंगे और उन पद्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। इस वीडियो में पद्यांश की व्याख्या नहीं बता सकता क्योंकि पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा वीडियो 1 घंटे का हो जाएगी, इसीलिए मैं इन दोनों प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ। पद्यांश की व्याख्या किस प्रकार करनी है, सबसे पहले सब प्रसंग लिखना है आपको। सब प्रसंग में किस पार्ट से ये पद्यांश लिए गए ये लिखना है और कवि का नाम लिखना है। उसके बाद इसकी व्याख्या करनी जिस प्रकार आपको आती है कि जसोदा हरिपाल ने झूला, इस प्रकार ये इतने हार्ड पद्यांश नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल संख्या है 5वां। दोस्तों 5वां सवाल है कबीरदास के काव्य की सामाजिक चेतना को स्पष्ट करना है। और दोस्तों इसकी आपको उत्तर शब्द सीमा रखनी है 200 और 150 के बीच। 200 से आपको ज़्यादा नहीं लिख पाओगे क्योंकि इसका समय बहुत ही कम है 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटे में आप 4 सवाल 200 शब्दों से नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें 800 शब्द होते हैं और बाकी अखंड भी करना होता, तो आपको 150 200 के बीच शब्द सीमा रखनी, ज़्यादा नहीं रखनी। अब दोस्तों 5वें सवाल का उत्तर है कि कबीरदास की काव्य की सामाजिक चेतना इस प्रकार है कि कबीरदास जी की साधनाएं वो आध्यात्मिक होते हुए भी समाज के प्रति संवेदनशील थी। और इस कबीरदास जी एक भगत सुधारक और जिन्होंने उपदेश के माध्यम से सामाजिक न्याय और समरसता की बात की, और उन्होंने युग में व्यापक अंधविश्वास, रूढ़ियों, प्रथाओं, कर्मकांडों और सामाजिक आडंबरों का जो विरोध किया है वो कबीरदास ने की है, और ये कबीरदास जी की सामाजिक चेतना थी। कबीरदास जी वो समाज को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाने वाले समाज सेवी थे। इस प्रकार कबीरदास जी की काव्य की जो सामाजिक चेतना थी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है रस खान के रचना संसार पर प्रकाश डालना है। दोस्तों इसकी जगह दूसरे कवि की रचना संसार पर प्रकाश डालना, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है जीन एग्जामिनेशन 2022 में। अब दोस्तों 6ठे सवाल का उत्तर इस प्रकार है कि रस खान कवि की रचना संसार पर प्रकाश, इनका काव्य है जो रस खान का, इसका प्रयास का फल बल्कि मन के भावों की सहजता अभिव्यक्ति है। यानी जो रस खान की काव्य की प्रयास है वो फल का नहीं है बल्कि उनके मन के भावों के प्रति सहज अभिव्यक्ति है। और रस खान जी थे वो कृष्ण जी के प्रति उनका प्रेमा भक्ति और भगत रहे थे। और कवि श्रेष्ठ रस खान जी ने किसी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की बल्कि उनके भावनाओं के उमंग में आने वाले स्वभाव कंठ से जो उद्गार व्यक्त होते हैं वही कवि छवैया का रूप बन जाता था। इस प्रकार दोस्तों आपके इस प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 7वां। रहीम के नीति काव्य की वैशिष्ट्य को स्पष्ट करना है, यानी रहीम के नीति काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 7वां। दोस्तों रहीम की जो नीति काव्य की विशेषता यह है कि सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि समाशील। रहीम ने अपनी दोहावली में मनुष्यों के व्यवहारों का वर्णन किया है और जो महान व्यक्ति बनता है वो अपने व्यवहार से बनाता है। इस प्रकार रहीम के नीति काव्य में यह सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है रहीम के काव्य नीति काव्य में वाणी का महत्व। रहीम ने वाणी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि मानव की वाणी को जो सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी विशेषता यह है कि परोपकार की महिमा नीति काव्य में रहीम जी ने बताई। और चौथी विशेषता यह कि सत्संग, मनुष्य को सत्संग अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। और 5वीं जो विशेषता यह बताई कि संतोष का महत्व व्यक्ति के जीवन में कितना है, ये विशेषता बताई। और 6ठी विशेषता स्वाभिमान। और 7वीं ईश्वर में विश्वास करना। और 8वीं विशेषता ये बताई रहीम जी ने कि लोक व्यवहार को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 8 आए मीरा की उपासना पद्धति पर प्रकाश डालिए, यानी मीरा की भक्ति की पद्धति कैसी थी, इस प्रकार प्रकाश डालना है। तो दोस्तों मीरा है वो मूर्ति पूजा और मंदिर स्थापना में विश्वास करती थी और वह अपने प्रभु गिरधरनागर की मूर्ति की आराधना प्रतिदिन करती थी और इस मूर्ति पूजा में वह धूप दीप का प्रयोग करती। इस प्रकार मीरा की उपासना पद्धति पर प्रकाश आपको इस प्रकार डालना है। आपको कम से कम 150 शब्दों में उत्तर लिखना। आप 150 शब्दों में उत्तर नहीं लिख सकते हो तो कम शब्दों में लिख सकते हो। शब्द में से 7 नंबर तो आपको कन्फर्म मिलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है रस के अवयव से क्या तात्पर्य है, समझाइए। दोस्तों इस प्रश्न को इस प्रकार समझेंगे, पहले समझेंगे कि रस क्या है। रस काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति है उसे रस कहा जाता है। यानी जो आप काव्य पढ़ रहे हैं उस काव्य को पढ़ने और सुनने से आपके मन में या भाव में जिस आनंद की अनुभूति होती है उससे रस कहा जाते हैं। दोस्तों रस के अवयव निम्न प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। तो इस बार इसकी जगह ये प्रश्न आ सकता है कि रस के अवयव कितने प्रकार के, उनका विस्तृत वर्णन लिख दो। तो दोस्तों रस के अवयव 4 प्रकार के हैं, स्थायी भाव, विभाव, संसारी भाव और अनुभाव। ये 4 रस के अवयव। और रस उन्हें कहते हैं जिन काव्य को पढ़ने या सुनने से जिन आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये अतिलघुरात्मक यानी अखंड में पूछा जा सकता है कि रस किसे कहते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद आपको हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर भी मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको वीएमएस से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।